विद्यार्थियों, फर्स्ट पार्ट में हमने भारत शासन अधिनियम को पढ़ा और उसकी विशेषताओं को पढ़ा। ये आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 और 31 में, उसमें ये बात आई कि भारतीयों को कुछ और अधिकार दिए जाने चाहिए, तो ये भारत शासन अधिनियम आया। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कमी सबसे पहली दिखेगी कि इसमें प्रस्तावना ही नहीं थी। और जब इसके ऊपर इंग्लैंड में बहस हुई कि प्रस्तावना ही नहीं है, तो ये कहा गया कि इसमें 1919 का अधिनियम की प्रस्तावना को जोड़ दिया जाए। मतलब अंग्रेज इंडिकेशन देना चाहते थे कि भारतीयों को हम आज़ादी नहीं दे रहे हैं, केवल औपनिवेशिक आज़ादी देंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हमने पढ़ा, आज हम उसकी मूल्यांकन को पढ़ेंगे। ये पार्ट सेकंड है, मूल्यांकन या कमियां। आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें थी कि ये पूरी तरीके से सही नहीं माना गया। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, इसकी कमियों के बारे में या मूल्यांकन। के अधिनियम को रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता बतलाया। उनके मत में उसने भारत के भाग्य का हस्तांतरण अंग्रेज़ों के हाथों से भारतीयों के हाथों में संभव कर दिया। किंतु आप इसका अधिनियम का मूल्यांकन करेंगे तो प्रोफेसर कूपलैंड के विचार नहीं मानेंगे। मदन मोहन मालवीय कहते हैं, नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। बाहर से ये सब कुछ जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता है, परंतु भीतर से खोखला है। राजगोपालाचार्य कहते हैं, नया संविधान द्वैत शासन से भी बुरा है। जिन्ना कहते हैं, 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब और पूर्ण रूप से अस्वीकृति के योग्य है। वास्तव में एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में दे दिए। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, यह अधिनियम तो दासता का घोषणा पत्र है। इसमें प्रस्तावित भारतीय संघ की रूपरेखा ऐसी निर्मित की गई कि किसी भी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाए। ये एक प्रतिक्रियावादी रूपरेखा थी जिसमें बिना किसी प्रकार की क्रांतिकारी क्रिया के स्वयं को विकसित हो सकने की क्षमता का अभाव था। इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार की भारतीय नरेशों, जमींदारों तथा भारत के अन्य प्रतिक्रियावादी तत्वों से मित्रता और ज़्यादा मजबूत हो गई। इससे पृथक निर्वाचन पद्धति को बढ़ावा दिया गया और पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया गया। सभी मामलों में पूर्ण नियंत्रण पूर्ववत ब्रिटिश हाथों में बना रहा और इसने वाइसराय को पहले से और ज़्यादा शक्तियां दे दी। मिस्टर एटली ने इसका विरोध करते हुए कॉमन सभा में कहा कि इस प्रस्ताव का मुख्य तथ्य है अविश्वास। इसमें विश्वास का नाम तक नहीं है। भारतवर्ष को अपनी विदेश नीति तथा आय पर कोई नियंत्रण प्रदान नहीं किया गया। प्रांतों के भारतीय निवासी उनके प्रति आतंक का व्यवहार करने के योग्य नहीं है। प्रस्ताव में प्रत्येक स्थान पर जो बात प्रस्तावित की गई है वह यह नहीं है कि हम एक ऐसा विधान प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शासन भारतीय करेंगे, बल्कि प्रत्येक स्थान पर सब प्रकार के प्रतिबंध उपस्थित हैं। वास्तव में ये बात छोड़ी हुई प्रतीत होती है और वह है भारतीय जनता। अब इन सब बातों पे अगर हम इसके कमियां देखते हैं तो पहली बात आती है दोषपूर्ण संघ। 1935 के अधिनियम में जिस अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था, यद्यपि उसमें संघ के सभी आधारभूत लक्षण, शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान एवं निष्पक्ष न्यायिक सत्ता की स्थापना थे, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ गंभीर दोष थे। संघ में आकार, जनसंख्या, महत्व और राजनीतिक लक्ष्यों की दृष्टि से नितांत भिन्न प्रकार की इकाइयों के मेल का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार की गठजोड़ से ब्रिटिश भारत की राजनीतिक प्रगति में निश्चित बाधा पहुंची। इस प्रस्तावित संघ में ना तो भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया और न ही इसमें आत्मनिर्णय, सामान्य नागरिकता या संघीय हस्तक्षेप में समानता का प्रबंध था। भारतीय व्यवस्थापिका को विधान में संशोधन का अधिकार नहीं था और इससे भी अधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि अवशेष शक्तियां गवर्नर के पास थी। चिंतामणि और मसानी कहते हैं कि हमें सभी अवांछित लक्षणों से पूर्ण एक लंगड़ा संघ प्रदान किया गया। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वशासन एक भ्रम। अधिनियम प्रांतीय शासन की दिशा में निश्चित सुधार था, क्योंकि इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभी सदस्य निर्वाचित होते थे और कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। मताधिकार का विस्तार भी किया गया, लेकिन वास्तव में सब एक भ्रम था, क्योंकि प्रांतीय स्वशासन के दो आधारभूत तत्व बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता और प्रांत में उत्तरदायी शासन विद्यमान नहीं थे।
गवर्नर जनरल और गवर्नरों के व्यापक विशेष उत्तरदायित्व के कारण प्रांतीय स्वशासन एक मजाक रह गया था। प्रांतीय शासन की वास्तविक धुरी मुख्यमंत्री नहीं वर्ण सम्राट द्वारा नियुक्त और उसका प्रतिनिधि गवर्नर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, यह कहना कि ये विषय हस्तांतरित हैं बिल्कुल छल और धूर्तता है, जबकि उनके संबंध में उत्तरदायित्व अंग्रेजों के पास सुरक्षित है। गवर्नर, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश राजमुकुट तथा संसद को दी हुई विस्तृत शक्तियों ने प्रांतीय स्वराज को नहीं के बराबर बना दिया है, जो कि भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। नेक्स्ट है संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था। 1935 के अधिनियम में निहित संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था संविधान की एक बहुत बड़ी प्रतिक्रियावादिता थी। ये प्रबंध भारत में उत्तरदायी शासन को असफल करने की अनोखी योजना थी। ये विदेशियों के हित में भारतीय अल्पमतों के भय का उपयोग करने की अनोखे उपाय थे और भारत सरकार की कार्य क्षमता पर बंधन थे। वास्तव में ये संरक्षण ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके साथियों के स्वार्थों की रक्षा करने के उपाय थे और 1935 का अधिनियम इन संरक्षणों से भरा पड़ा था। नेक्स्ट, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। यद्यपि ये बात पक्की हो गई कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत के लिए अहितकर है और सबने इसकी निंदा भी की, परंतु फिर भी न केवल इसे कायम रखा गया वरन इसका विस्तार करके इसे आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों, भारतीय ईसाइयों और हरिजनों पर भी लागू कर दिया। इस पद्धति द्वारा हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई और भारतीय राजनीतिक वातावरण को विषैला बना दिया गया ताकि भारतीय एकता नष्ट हो जाए और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बना रहे। नेक्स्ट है भारतीय लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं। अधिनियम में नवीन संविधान के स्विकसित होने या भारतीयों द्वारा अपने भाग्य का निर्णय करने का कोई प्रबंध नहीं था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया और भारत की आगे की प्रगति के निर्णायक भी ब्रिटिश संसद थी। अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई कमी नहीं की गई और मिस्टर एटली ने ठीक ही कहा कि अधिनियम में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्य नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं 1935 के अधिनियम में कई कमियां थी और इस वजह से ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ और इसकी जो भारत के राजनीतिक दल थे उन्होंने घोर आलोचनाएं की और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका विरोध किया। तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 1935 का जो अधिनियम था उसने भारत के वर्तमान संविधान पर प्रभाव डाल दिया है। और अगर हम भारत का संविधान पढ़ेंगे तो रॉबर्ट एल हार्डग्रेव कहते हैं भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं या तो बिल्कुल या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। और आइवर जेनिंग्स तो कहते हैं संविधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख तो ये कहते हैं कि नवीन संविधान 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है और इसमें केवल वयस्क मताधिकार जोड़ दिया गया है। तो वास्तव में देखा जाए तो भारत के संविधान पर 1935 के अधिनियम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बात अपने आप में सही भी नहीं है। इसके भी कई बातें हैं, जैसे 1935 के कानून और वर्तमान संविधान में बहुत अंतर है। 1935 के कानून के निर्माण में भारतीयों का हाथ नहीं था, जबकि ये भारत ने बनाया खुद। 1935 के कानून द्वारा भारतीय शासन में अंतिम सत्ता ब्रिटिश सत्ता थी, जबकि अब भारतीय जनता है। 1935 के कानून में नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं थे इसमें, और न ही नीति निर्देशक तत्व थे, जबकि वर्तमान संविधान में 1935 का कानून सीमित मताधिकार और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर था, जबकि वर्तमान संविधान में वयस्क मताधिकार और संयुक्त प्रतिनिधित्व सिद्धांत है। 1935 के कानून में संघ की स्थापना का प्रस्ताव शर्त के साथ है, जबकि वर्तमान कानून में ऐसा नहीं है।
1935 के कानून में अवशेष शक्तियों के विषय में निर्णायक शक्ति गवर्नर जनरल को थी, जबकि वर्तमान संविधान में अवशेष शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास हैं। 1935 के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय देश का उच्च न्यायालय नहीं था, किंतु वर्तमान में भारत का उच्चतम और अंतिम अपीली न्यायालय है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यद्यपि वर्तमान संविधान में 1935 के कानून का बहुत कुछ ग्रहण किया गया है, लेकिन ये संविधान किसी भी प्रकार से 1935 के कानून की नकल नहीं है। धन्यवाद।